हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अपने जेईई मेन के हिसाब से बहुत 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 इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मॉडर्न फिजिक्स को। और इससे हर साल लगभग लगभग 2 से 3 एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभार 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं इसमें की कंसेप्ट क्या है, मतलब कि इसमें बेसिकली आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। तो की कंसेप्ट है पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, इसमें फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, मोमेंटम पढ़ा जाता है। फिर मैटर वेव है। मैटर वेव मतलब कि जब भी कोई मैटर चलता है तो उसकी खुद की वो खुद एक वेव की तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, उसकी वेवलेंथ होती है और आप सबको पता होगा उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा बराबर h/p h/mv। ठीक है बच्चों। फिर हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी और थोड़े मोड़े टुच्चे मुच्चे से पिद्दे पिद्दे से ग्राफ। ठीक है बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। बोर एक ऐसा मॉडल था जो एक इलेक्ट्रॉन पे लगता है, मतलब हाइड्रोजन पे लगेगा, लेकिन हीलियम पे तब लगेगा जब हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्योंकि हीलियम ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों। और लिथियम किस पे लगेगा, लिथियम पे 2 निकाल दो, Li2+, ठीक है ना, He+, बेरिलियम में 3+ होंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे लगता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस, स्पीड, एनर्जी एटसेट्रा पढ़ेंगे। एमिशन और एब्जॉर्प्शन सीरीज पढ़ेंगे, आप सबने बचपन से पढ़ रखा होगा, लाइमन बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट फंड, ये सब सीरीज पढ़ेंगे। फिर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, फिजन फ्यूजन क्या होता है, और एक न्यूक्लियर फोर्स भी होते हैं, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं। आलतू फालतू चीज़ों को हम लोग साइड में लगाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। ठीक है, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे जो स्कोरिंग होती है मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया, और उसके खूब सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो भाई सीधे स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन जो होता है उनका मोमेंटम होता है, ऐसा देखा गया कि फोटोन का मोमेंटम होता है, और जो मोमेंटम होता है वो p बराबर h/लैम्डा होता है। चलो जी, फोटोन का मोमेंटम p बराबर h/लैम्डा होता है। लैम्डा उनकी वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता होती है, 6.63 × 10⁻³ होती है ऐसा यूनिट्स में। ठीक है बच्चों, होती है तो होती है, इसको भी वाइट कर लेते हैं। चलो जी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको इसकी जगह कोई और वैल्यू दे रखी तो वो वैल्यू यूज़ करनी, अपना दिमाग नहीं लगाना है। c बराबर f लैम्डा होता है, c स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, f और लैम्डा आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होते हैं। ये स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में होती है, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में वैक्यूम वाले केस ही आएंगे। एनर्जी h इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को c/लैम्डा लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला भी चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई जूल। एक्चुअली जब हम फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं तो फोटोन की एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत छोटी सी एनर्जी होती है फोटोन की। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी। आप सोचो यार, मान लो आप पे एक टाइम पे करोड़ों फोटोन गिर रहे होते हैं इधर उधर से आके, जैसे मेरे पे करोड़ों गिर रहे हैं, अब सबकी एनर्जी 1 जूल हो जाएगी तो मैं तो भस्म हो जाऊंगा। तो एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, और इसीलिए इसको एक छोटी यूनिट चाहिए। छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई जूल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं बच्चों, ई जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई जूल होते हैं, तो हम, हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई जूल होते हैं। तो अब देखो ऐसे हमेशा ध्यान रखना, और 1 जूल में 1/इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ई से डिवाइड करना है, ई से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक्चुअली कोई भी रीडिंग जो होती है, कोई भी मेजरमेंट जो होती है, वो एक नंबर इनटू एक यूनिट होती है। अब रीडिंग तो रीडिंग है, जैसे कि मान लो ये 1 मीटर है तो 1 मीटर है, ठीक है ना। अब ये 1 मीटर है, अब इसको 1 मीटर लिखो, 100 सेंटीमीटर लिखो, फर्क क्या पड़ता है, 1 मीटर तो 1 मीटर होता है। तो नंबर इनटू यूनिट एक रीडिंग है, और रीडिंग कांस्टेंट है। अब रीडिंग कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो बच्चों, कि एन यू कांस्टेंट, इसका मतलब एन 1/u के प्रोपोर्शनल है, नहीं बच्चों। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जितना आप यूनिट बढ़ाओगे उतना नंबर छोटा होगा, जितना यूनिट छोटी करोगे उतना नंबर बड़ा होगा। जैसे कि मान लो सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है तो नंबर बढ़ गया। ठीक है, उल्टा आओगे तो अब जैसे इसको किलोमीटर में लिखो तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप देखो, आप यूनिट बड़ी कर दो नंबर छोटा होता है, यूनिट छोटी कर दो नंबर बड़ा होता है, सिंपल सी बात है। अब देखो, जूल एक बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक पिद्दी सी यूनिट है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाओगे तो 1 को ई बना दोगे, ई बहुत छोटी चीज़ है। ऐसे जब जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाओगे तो आपकी यूनिट छोटी होगी तो नंबर बड़ा होगा। तो नंबर बड़ा कैसे करोगे, ई से डिवाइड करके, क्योंकि ई से डिवाइड होने पे -19 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर +19 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप या तो ई से मल्टीप्लाई कर दो, ई से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। बड़ी यूनिट लिखो तो बड़ी यूनिट रखो तो नंबर छोटा कर दो, ई से मल्टीप्लाई कर दो। छोटी यूनिट रखो तो नंबर बड़ा कर दो, ई से डिवाइड कर दो। मतलब बेसिकली ई का खेल है, आप समझ जाओगे विद प्रैक्टिस। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12431 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, लेकिन हम लोग जनरली 12400 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो आप 12400 यूज़ कर लो। हाँ, लेकिन अगर 2 आंसर बहुत नज़दीक आ जाए 12400 यूज़ करके, तो आप देख लेना 12431 से भी आंसर आ सकता है। लेकिन मतलब जैसे मान लो
एनर्जी 9, 12, 16, 17 दे रखी है, तो नेचुरल सी बात है 12,400 यूज़ कर लो, सारे आंसर दूर दूर। लेकिन एक एनर्जी 9 है, एक एनर्जी 9.2 है, तो आप 12,431 यूज़ कर लो ताकि पास वाली एनर्जी आ जाए। अगर ही एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर है तो ऊपर एक जीरो कम कर दो, ठीक है, तो ये 1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर में हो जाता है। ये वैल्यू बिल्कुल याद रखनी। मान लो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो सिंपल एग्जांपल है आपके पास कि अगर लैम्डा 62 नैनोमीटर तो एनर्जी 1240 बाय 62 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। मैं फिर से मैं बोलते भी रहूँगा, बार बार दिखाते भी रहूँगा, लिखते भी रहूँगा। ऑलवेज यूज वैल्यूज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन मीन्स 1240 की जगह 1250 दिया है तो 1250 ही यूज़ करना है, अपना दिमाग नहीं यूज़ करना, ठीक है बच्चों। तो जो वैल्यू दे रखी है वो यूज़ करनी है, अपना दिमाग यूज़ नहीं करना। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स क्या होती है बच्चों? भाई साहब आप ऊपर रह लो, ऊपर ही नहीं रहता भाई साहब, चलो यहाँ रह लो। अच्छा, मैटर वेव क्या होती है कि बेसिकली हमें मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर चल रही है, कोई मैटर अगर चल रहा है तो वो एक वेव है, और अगर वेव है तो उसका वेव लेंथ है। उसका वेव लेंथ कितना बच्चों? लैम्डा बराबर h बाई पी, पी की जगह mv लिख सकते हैं, mv को √2m के लिख सकते हैं। तुम बोलो ऐसे कैसे? अरे भाई साहब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, क्या इसको m² v² बाई 2m लिख सकते हैं? ठीक है बच्चों, इसको p² बाई 2m लिख दिया तो यहाँ से मोमेंटम अंडर √2m के आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मोमेंटम √2m के आ जाता है, तो इसी मोमेंटम को √2m के लिख सकते हो, लिख सकते हो बच्चों। अच्छा ध्यान रखना, इसको q भी लिख सकते हो। कब? अगर एक पार्टिकल q v वोल्ट से एक्सेलरेटेड होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी q v बढ़ जाती है, तो उसी काइनेटिक एनर्जी को आप q v भी लिख सकते हो, ठीक है, जब q v से एक्सेलरेटेड हो तब, ठीक है बच्चों। अगर एक इलेक्ट्रॉन को v से एक्सेलरेट करोगे तो q की जगह e आ जाएगा, v की जगह v आ जाएगा। सारी कैलकुलेशन करके एनसीईआरटी में दे रखी है, आंसर 12.27 बाई √v आ जाता है, ठीक है बच्चों। अगर एक अल्फा पार्टिकल को v से एक्सेलरेट करते हो तो ये 0.01 बाय √v आ जाता है। मैं कहूँगा आप इन वैल्यूज़ को याद कर लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पे सीधे आ जाते हैं और ये सब इसका मास चार्ज रख के डिवाइड करना फिर रूट करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए आप इनको याद कर लो। ऐसी प्रोटॉन के लिए 0.286 बाय √v आता है, तो मैं चाहता हूँ आप इन वैल्यूज़ को रट लो, मन से अच्छे से रट लो, ठीक है बच्चों। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला अगला अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, मतलब ये उसकी एनर्जी है, और इसको 16 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दो तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? अब इस सवाल को कैसे करना है, ध्यान रखना। एक चार्ज q को अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी q v बढ़ जाती है। इसका मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी q की जगह माइनस ही, v की जगह 16, इसका मतलब 16 ई जूल, यानी कि जूल में 16 ही। तो ध्यान रखना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो सिंपल सी बात है, हमने यूनिट छोटी करी तो नंबर बड़ा होगा। नंबर बड़ा होने के लिए ई से डिवाइड करेंगे, ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ई से डिवाइड करेंगे। तो इसको ई से डिवाइड किया तो 16 ई बाई कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो लिया। अब देखो बच्चों, ये चेंजिंग काइनेटिक है, फाइनल काइनेटिक क्या होगी? इनिशियल प्लस चेंज। भाई आपके पास 10 थे, बाद का चेंज आ गया तो टोटल हो गया 10 + 5 15। अब इनिशियल 9 थे और चेंज हो गया 16 का, तो इसकी टोटल एनर्जी 25 हो गई, ठीक है बच्चों। सो इट कैन बी अज्यूम टू बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय 25 वोल्ट। तो हमें मान सकते हैं वो रेस्ट से 25 वोल्ट से एक्सेलरेट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बस इसलिए दिया है कि गलती से कई बार ऐसा क्वेश्चन आया तो v में आप 16 मत लिख देना। v में 16 तब लिखना है बच्चों, v में 16 तब लिखना है जब आपको इनिशियली रेस्ट पे दे रखा हो, लेकिन इनिशियली 9 है तो आप ये मान सकते हो उसको 9 + 16 25 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया। सिंपल सी चीज़ है। चलो जी, तो आपको पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा, समथिंग। बाकी कैलकुलेशन मैं कभी नहीं करूंगा। देखो मैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी कर लूंगा, तुम्हें कैलकुलेशन हाथों से करनी, क्योंकि एग्जाम में हाथों से करनी। कृपया कैलकुलेशन से ना बचे, कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलेशन करनी जरूरी है तो करा करो, और क्या, ठीक है। अब हम बिना किसी टाइम पास के सवाल करते हैं, तो हम इस चीज़ पर थोड़े सवाल करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है, एन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ इतना, वो इतना फोटोन एब्जॉर्ब करता है और इतना फोटोन छोड़ देता है। तो कह रहा है टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ी कैलकुलेशन की बात है। चलो भाई साहब, तो इसमें h की वैल्यू दे रखी। ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स हो जिसमें आंसर न्यूमेरिकल्स में लिखना है तो इस वैल्यू के अलावा कुछ और मत लेना, नहीं तो आप लफड़े में पड़ जाओगे, ठीक है, सही है। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, हम इसके हिसाब से चलते हैं। अब देखो बच्चों, जो एनर्जी होती है किसी वेवलेंथ की, किसी वेव की, वो hc बाय लैम्डा होती है, तो जूल में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने पूछा तो ई से डिवाइड कर दो। अब जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो आपके पास आएगा। भाई देखो hc/e तो सेम है, भाई उसने एक लैम्डा एब्जॉर्ब किया, एक लैम्डा छोड़ दिया, ठीक है बच्चों।
तो बेसिकली एब्जॉर्ब किया hc/λ1, छोड़ा hc/λ2, तो बाकी जो डिफरेंस है उतना उसको नेट बच गया कि नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है। तो h की जगह मैंने लिख दिया 6.6 × 10⁻34। ठीक है, ये दोनों लैम्डा किसमें, नैनोमीटर में, तो एक 10 की पावर 9 और ऊपर लगा दो नैनोमीटर का, और c कितना है 3 × 10 की पावर 8। ठीक है बच्चों, इस तरह से e की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, λ1 कितना है बच्चों 500, और λ2 कितना है, λ2 आपके पास 600। देखो मैं एक चीज़ बतानी भूल गया, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, है ना, आप क्वेश्चन पॉज करेंगे। देखो बच्चों, ऐसे खाली पीली सवाल करने का कोई फायदा नहीं, उससे बढ़िया वेब सीरीज देख लो। ठीक है बच्चों, आपको कितना भी सिखा दें, वीडियो देख लो कि स्विमिंग कैसे करते हैं, लेकिन जब तक आप नदी में नहीं उतरोगे, स्विमिंग पूल में नहीं उतरोगे, आप सीख नहीं सकते। अब आपको 1 साल वीडियो दिखा के पानी में धक्का देता, आप डूबोगे। इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पॉज करके क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन कर लो आप, और आपका आंसर जो है, ठीक है, ये आ जाएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, 0.4125 के आसपास आ जाना चाहिए, आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है जो डिफरेंस है n इंटू इतना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4125 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट कर लेना, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे को तो पता आंसर यही आएगा। ठीक है बच्चों, सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर वही काम करना, क्या करना है, पॉज करना, सवाल करना है, और ध्यान रखना आप सॉल्यूशन कर लो तो भी मेरा सॉल्यूशन देख लिया करो, फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया करो, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ अच्छा बता दूं, मैं कुछ छोटा सा बता दूं, या मैं कोई दूसरा तरीका बता दूं, और नहीं हुआ तब तो देखना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा एंड प्रोटॉन आर गिवन एज 4k 2k k। ठीक है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इतना इतना, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या, तो लैम्डा कितना होता है बच्चों, h/mv या h/2m के। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कह रहा है हमारे को डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके किसके देखने हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का होगा h/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों इलेक्ट्रॉन की 4 के। अगला दूसरा है प्रोटॉन, तो अल्फा और प्रोटॉन, तो अल्फा की जगह अल्फा लिख देते हैं h/, अब एक काम करते हैं, अगर अल्फा का, अगर हम प्रोटॉन का, ध्यान रखना प्रोटॉन का मास अगर आप m मानते हो, ठीक है, और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों k है। ठीक है बच्चों, सीक्वेंस का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अल्फा प्रोटॉन। ठीक है, सीक्वेंस बिगड़ी तो इधर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन में क्या आ जाएगा, अब अल्फा, अगर इलेक्ट्रॉन का आप एक प्रोटॉन का मास m मानते हो तो अल्फा का मास 4m मानोगे, क्योंकि अल्फा के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग आसपास सेम ही होता है। तो ये मेरे पास हो गया 4m, और k की जगह कितना हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी 2k हो गया। ठीक है बच्चों, अब सोचने की बात ये, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन से बहुत 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 कम होता है, कुछ शायद 1800-1900 गुना कम होता है, तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये k होगा छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ बहुत छोटी। तो बेसिकली सबसे बड़ा तो ये आ गया, ये मच ग्रेटर देन। अब इसमें देखो m को छोड़ दो, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड है, यहाँ से 2 से डिवाइड है, इसका मतलब इससे इसके बाद कौन है बच्चों, प्रोटॉन, और सबसे छोटा कौन है बच्चों, अल्फा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा है, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सवाल करने की जरूरत है। आपका आंसर 3 आ गया, मेरा आंसर कितना, मेरा आंसर भी 3 है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया है ना, कि इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम कब होगा, तो लैम्डा क्या होता है, h/p होता है। अगर इनका लैम्डा सेम है तो नेचुरल सी बात है p भी सेम है, तो इसमें मास का कोई लेना देना नहीं, सिंपल सा ये आंसर है, टिक कर दो, काम खत्म। ठीक है, बहुत मजेदार चीज है, बिल्कुल मजेदार चीज है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया 4 कितना है बच्चों, 1:1। अगला क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल एट अ गैस इन अ गैस एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन इज λ1। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 600 केल्विन देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सेम गैस विल मॉलिक्यूल बिकम्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें सिंपल कह रहा है कि इस केस में क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी क्या है बच्चों, कि आपको थोड़ा गैस के बारे में जानकारी हो। तो मुझे पता है कि भाई कि लैम्डा जो होता है वो h/mv होता है। ठीक है बच्चों, अब गैस तो वही है, तो ये 1/v के प्रोपोर्शनल है। अब देखो कोई भी स्पीड होती है, ध्यान रखना, कोई भी स्पीड हो, चाहे RMS हो, चाहे एवरेज हो, चाहे MP हो, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हर स्पीड जो होती है वो समथिंग
RT बाय मोलिकुलर मास होती है, मोलर मास नहीं होती। जैसे एवरेज स्पीड में 8/पाई आता है, RMS में 3 आता है, मोस्ट प्रोबेबल में 2 आता है, कोई भी स्पीड फर्क नहीं पड़ता। तो v√T के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 1/√T के प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन T किस में होना चाहिए, ध्यान रखना, T सेल्सियस में, T किस में होना चाहिए, केल्विन में। अब देखो बच्चों, आपने क्या किया बच्चों, आपने ऐसा किया कि उसका टेम्परेचर 300 का 600 केल्विन कर दिया, मतलब नीचे √2 का फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब अगर आप λ1 और λ2 का रेशियो करोगे तो T नीचे है, तो ये √T2/T1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब √T2/T1 क्या हो जाएगा, √2। तो इसका मतलब क्या हुआ, λ2 जो है वो λ1/√2 है, तो आंसर आ जाना चाहिए 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं आंसर क्या है बच्चों, आंसर 1 है। बहुत बढ़िया, बहुत मजे आए, हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर आपको वही करना है। क्या करना है बच्चों, आप आराम से क्वेश्चन देखो, मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं करता हूँ, आप पॉज करके कर लो। लैम्डा कितना होता है, h/mv होता है, नहीं mv, तो यहाँ पे लगेगा 2mk, k की जगह qv। ठीक है बच्चों, अब ये प्रोपोर्शनल आएगा 1/qmv, तीनों ही वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और प्रोटॉन दोनों का रेशियो क्या है, तो 2m मिट क्यों हो गया भाई, हाँ, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो प्रोटॉन और अल्फा, तो ये रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा √QMV, ऊपर आ जाएगा अल्फा, नीचे आ जाएगा प्रोटॉन। चलो, अल्फा में चार्ज, अल्फा पे 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो 2e लिख दूं। मास अल्फा का 4m होता है, जैसे पहले बताया था। और अल्फा का जो वोल्टेज है, प्रोटॉन अल्फा, अल्फा का वोल्टेज 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 4। ठीक है, नीचे QMV, नीचे आ गया मेरे पास प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज E है ना, मास 1 m का होता है, और प्रोटॉन का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब ये कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया, सब कुछ कट गया, 16, 16 का रूट कितना हो गया, 4, तो इसका मतलब रेशियो 4:1 है। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 1। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप कर रहे हो तो आपको मजा भी आ रहा होगा और आप सीख भी रहे होगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगली चीज क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज लैम्डा। ठीक है बच्चों, इफ इट्स द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स E/4 देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ विल, बिल्कुल ही फर्जी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आजकल फिजिक्स बहुत ईजी आ रही है। तो देखो बच्चों, क्या करते हैं भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी E/4 होगी तो मुझे पता है कि लैम्डा कितना होता है, √h/√2m काइनेटिक एनर्जी तो होता है। सिंपल सी बात है, 1/√k के प्रोपोर्शनल है। अब इसमें सोचना क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगी तो नीचे √1/4 आ गया। ठीक है बच्चों, और वो √4 ऊपर चल जाएगा, तो √4 कितना होता है, 2, मतलब लैम्डा 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। क्या सोचना, इसका आंसर हो गया 3। ठीक है बच्चों, आंसर 3 हो गया। बिल्कुल भाई, मजे आ रहे हैं हमको, तो आनंद आ गया सर, इतने आसान क्वेश्चन आएंगे। अरे भाई बिल्कुल, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे क्या, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। An alpha particle, a proton and electron have same kinetic energy. Which one of the following is correct in case of their de Broglie wavelength? चलो भाई, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो ये कितना होता है, √2m के होता है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल वैसे जैसा क्वेश्चन, जैसे पहला था वैसा ही क्वेश्चन है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सिंपल सी बात, 1/√m पे डिपेंड कर रहा है, 1/√m पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है। इसका सबसे कम मास है, उसका सबसे ज़्यादा लैम्डा होगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का है, फिर किसका होगा बच्चों, फिर प्रोटॉन का होगा, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, अल्फा का। तो ये आपके पास ऑप्शन हो गए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर हो गया आपके पास बी। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भैया, बहुत मजे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हेन एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 20 किलोवोल्ट हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नॉट। इफ वोल्टेज इंक्रीज टू 40 किलोवोल्ट देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल बी। बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो भाई, आपने क्या किया, बस वही फॉर्मूला, देखो एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होता है। लैम्डा होता है h/mv, mv की जगह 2mk, k की जगह qv लगा देते हैं। अब इस केस में 1/√v पर डिपेंड कर रहा है। अब सिंपल सी बात है कि आपने क्या हुआ, वोल्टेज 20 की जगह आपने 40 कर दिया, मतलब आपने वोल्टेज डबल कर दिया। तो वोल्टेज डबल किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक डबल वोल्टेज से डिवाइड हो, लेकिन उसका रूट है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो बाद का लैम्डा होगा वो पहले √2 होगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर 4 आ गया, काम खत्म। ठीक है बच्चों, तो आंसर आपके पास 4 बिल्कुल सही, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल चीज। तो इस तरीके से हमने खत्म कर लिया पहला पार्ट। और पहला पार्ट क्या है बच्चों, पहला पार्ट है आपका मैटर वेव्स। ठीक है,
और प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, और आपने देखा कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट जो होता है ये अपना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लेट्स सी व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है बच्चों कि इट टेक्स प्लेस इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो होता क्या है कि हर चीज़ पर, जैसे मान लो मोबाइल है, ठीक है, तो ये मोबाइल की जो सरफेस है, ठीक है, ये एक मेटल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। लेकिन एटम से अलग होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सही है। तो ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे करोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, मतलब वो एटम से अलग है लेकिन मेटल से अलग नहीं। अब उनको बाहर निकालने के लिए एक एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, उसको हम 5 से दिखाते हैं। तो अगर वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर आप कोई लाइट डालो जिसकी एनर्जी 5 से ज़्यादा है, मतलब 10 है, 20 है, 30 है, 6 है, 5.1 भी है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर फोटोन की एनर्जी 5 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता, नहीं भी निकल सकता। ठीक है बच्चों, तो क्यों नहीं निकलता मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो निकलने के लिए 5 चाहिए, अब आपने क्या किया, उसको 10 दे दिया, तो जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है वो बावड़ा सो लेता है, तो इधर उधर डालता है। अब इधर उधर टक्कर करता है, उसकी एनर्जी कम होती है। जब निकलने की बारी आती है बाहर, है ना, तो उस समय निकलने की बारी आते समय हो सकता है उसकी एनर्जी 5 हो या 5 से कम हो। अगर 5 से कम है तो नहीं निकल पाएगा। जैसे कि मान लो, समझना, मान लो कि हमको अगर देश छोड़ के जाना है कहीं, मान लो मिनिमम श्रीलंका जाना है, ठीक है, मान लो कहीं साउथ में रहते हो और आपको मान लो श्रीलंका की टिकट मान लो 10,000 रुपये मान लो। अब आपको मैं अगर मान लो 20,000 रुपये दे दूँ और आप कहीं रहते हो, तो हो सकता है श्रीलंका पहुँचते पहुँचते आप 10,000 रुपये बचा लो तो निकल जाओगे, लेकिन आप 10,000 ज़्यादा बचाओगे तो भी निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको श्रीलंका पहुँचते पहुँचते आपके पास 5,000 रुपये बच गए तो आप नहीं निकल सकते। तो इट्स लाइक दैट ओनली कि E5 से बड़ा होगा तो निकल सकते हैं, कंफर्म नहीं कि निकल जाएंगे। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं हज़ारों लाखों फोटोन में से एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर निकलता है। तो E5 से बड़ा होना चाहिए, 5 को वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी को HF लिख सकते हैं, Hc/λ 5 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी बात है, 5 जो होगा, ठीक है बच्चों, F ग्रेटर देन इक्वल टू 5H होगा। ठीक है, इस वैल्यू को F0 बोलते हैं। F इससे बड़ा होना चाहिए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ऐसे ही लैम्डा जो होगा उधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू HC5 होता है, इसको लैम्डा नॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास, ठीक है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है E-5। तुम बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से है? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपके पास ये है, ठीक है, अब इस पर क्या हुआ, इसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पे एनर्जी पड़ी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब 10 की पड़ी एनर्जी, अगर कोई बिना बर्बादी के सीधे निकल जाए तो वो 10 उसको मिली और वो 5 दे के बाहर निकल गया तो उसके पास 5 बच जाएंगे। अगर कोई बिल्कुल पोर्ट पे ही खड़ा है, उसको श्रीलंका जाना है, उसको 20,000 दिया आपने, तो 10,000 की टिकट देगा, 10,000 बचा लेगा, वो श्रीलंका जाके खर्च करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E-5 होती है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 5 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लैम्डा 124 नैनोमीटर है, तो सिंपल सी बात, उसकी एनर्जी होगी 1240/124, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो Kmax हो गया E-5। E कितना है बच्चों आपके पास? E आपके पास है 100, E आपके पास है 10, 10 में से 5 गया 2, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके वो बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कम से कम रिवर्स पोटेंशियल होता है टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग कलेक्टर। ठीक है, अगर जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक है, ये रिवर्स पोटेंशियल मतलब एक्चुअली में इधर प्लस इधर माइनस होता है, लेकिन इसमें रिवर्स होता है। तो हम इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस। कायदे से इसको प्लस करना चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले। तो इस प्लेट पर लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलती, इधर प्लस होना चाहिए, लेकिन अगर उल्टी बैटरी लगाए तो इधर प्लस इधर माइनस होगा। तो वो कम से कम छोटी छोटी बैटरी जो करंट को जीरो कर दे, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, और इसकी जो वैल्यू होती है Kmax/E होती है, इसको रट लेना, इसकी वैल्यू Kmax/E होती है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो अगर Kmax 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो Vs क्या होगा? Kmax/E, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई E हो गया। अब ध्यान रखना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल क्या है बच्चों? बड़ी यूनिट। तो यूनिट बड़ी होगी तो नंबर छोटा होगा। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, फिर नहीं समझाऊंगा। तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर छोटा हो जाए। ई से मल्टीप्लाई करने पर नंबर छोटा हो जाता है, ई से डिवाइड करने पर नंबर बहुत 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 बड़ा हो जाता है। तो 10 ई जूल हो गया, ई से डिवाइड करके ई से ही कट गया, 10 वोल्ट आ गया। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है बच्चों? 10 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, मतलब ये हुआ कि जो भी Kmax है ईवी में वही Vs है वोल्ट में। मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात। भाई साहब आप यहाँ क्यों नहीं जाते? हिलता ही नहीं यार, इसका क्या चक्कर है इसका? ठीक है बच्चों, सही बच्चों, ऐसा कुछ सेटअप होता है, ये करंट नापता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? नेक्स्ट। अच्छा भाई, अब अगर हम नॉर्मल सेटअप ले लें ऐसा वाला और बैटरी ऐसे लगा दें V, यहाँ फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ एक एमीटर लगा दो, ठीक है बच्चों। अब इस केस में क्या होता है बच्चों कि आप लाइट गिराते हो, अब जैसे से आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है। अब करंट एक लिमिट के बाद आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, एक सैचुरेशन करंट के बाद करंट नहीं बढ़ता। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों करंट नहीं बढ़ता? देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लाइट गिर रही है, मान लो हर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, मान लो ये प्रोडक्शन है। अब सोचो जब बैटरी छोटी होती है, जैसे मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो 100 में से हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन खींच पाए। बैटरी बड़ी करोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, लेकिन आप कितनी भी बड़ी बैटरी कर लो, अगर प्रोडक्शन 100 की तो 100 से ज़्यादा थोड़े खींच लोगे, ठीक है बच्चों, सही है। जैसे मान लो एक आदमी का खेत है या मान लो एक पेड़ है, पेड़ में संतरे उगते हैं, अब मान लो उसमें मान लो डेली 100 संतरे पक जाते हैं, मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, डेली 100 तो नहीं पकेंगे किसी पेड़ पे, तो आपने किसी दिन कम रुपए दिए आप 10 संतरे खरीद लाए, किसी दिन ज़्यादा रुपए दिए 20 खरीद लाए, किसी दिन 100 संतरे खरीद लाए, लेकिन आप अगले दिन बोलोगे भाई तू कुछ भी कर ले 100 से ज़्यादा दे दे, अभी 100 से ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं है तो कहाँ से देगा? तो इस तरीके से प्रोडक्शन से ऊपर नहीं जा सकते, तो सैचुरेशन करंट आ जाता है। के मैक्स क्या होता है E माइनस फाइव, तो E हो गया HF और फाइव को हम HF नॉट लिख सकते हैं। तुम बोलोगे ऐसे कैसे? अरे भाई यही तो बताया आपको कि E बराबर HC बाई लैम्डा बराबर HF इज इक्वल टू फाइव, ठीक है बच्चों। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है 5/s से ज़्यादा होनी चाहिए, इस मिनिमम, इससे ज़्यादा तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसी को F नॉट बोलते हैं। तो आप 5 को HF नॉट लिख सकते हो, ठीक है, 5 को HC बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब HC माइनस 5 को HF नॉट लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, ये ग्राफ है, तो ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर mx प्लस सी, तो y पे तो k मैक्स हो गया, ठीक है बच्चों, x पे फ्रीक्वेंसी हो गया, अगर f और f नॉट सेम होंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसकी स्लोप m की जगह क्या है? h है, तो इसकी स्लोप h होती है। ये ग्राफ इसके पीछे होता नहीं, बस मैंने इसको मिला दिया, क्योंकि आप सोचो अगर f नॉट से कम फ्रीक्वेंसी है तो ये एमिशन होगी नहीं, तो ये ग्राफ मैंने ऐसे ही पीछे एक्सटेंड कर दिया, इसके पीछे ग्राफ का कोई औचित्य नहीं होता। आगे चलते हैं भाई, VS क्या होता है? के मैक्स बाई सिंपल E से डिवाइड हो जाएगा, तो H बाई ई एफ माइनस HF नॉट बाई सेम चीज़ है, F बराबर F नॉट पे 0 होगा, स्लोप इसकी H बाई होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ग्राफ हो जाता है, आप दोनों ग्राफ को ध्यान रखोगे। चले बच्चों आगे। अच्छा भाई, अपनों को ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी होती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन। जैसे कि मान लो, समझना भाई, मान लो मेरे ऊपर कोई ऐसे पैसे फेंक रहा है और 1 सेकंड में कितने पैसे मेरे को फेंक रहा है, ये इंटेंसिटी है। अब मेरे पे ज़्यादा पैसे कब आ सकते हैं? जब आप 1 की जगह 2 के सिक्के फेंको कि ले भाई, ठीक है, या एक ही के सिक्के फेंको, लेकिन पहले 100 सिक्के पर सेकंड आ रहे थे, अब 200 सिक्के पर सेकंड फेंक दो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वही बात है, एनर्जी ज़्यादा गिराने के 2 तरीके हैं, या तो आप फोटोन की संख्या बढ़ा दो या फोटोन की एनर्जी बढ़ा दो। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जनरली जब जेई में सवाल आता है, जेई मेन में, एडवांस में नहीं कह रहा मैं, तो वो ये मान के चलता है कि एनर्जी बढ़ाने के लिए वो फोटोन की संख्या बढ़ा रहा है, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहा, ठीक है बच्चों। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमेशा फोटोन की संख्या बढ़ती है, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। तो बोले कि इंटेंसिटी बढ़ गई है, इसका मतलब पहले 20 फोटोन गिर रहे थे, अब 30 फोटोन गिर रहे हैं, या पहले 2 लाख गिर रहे थे अब 3 लाख गिर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब करते हैं इसके सवाल एक खास, तो आपको मजा आ रहा होगा ना, बढ़िया मजा आना चाहिए, कॉपी पेन लेके लिखते रहना। चलो बच्चों, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको जितना अब तक थ्योरी पढ़ा है उस सबके नोट्स बना लेने हैं और उनके फॉर्मूले रट लेने, कंठस्थ रट लो, ये नहीं कि बार पीछे देखो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही होता है, आदमी फॉर्मूले रटता नहीं, पीछे से देखते रहता है, उसकी आदत ऐसी पड़ जाती है। तो इसीलिए आपको आदत ऐसी नहीं डालनी, आपको आदत ये डालनी कि आपको सारे फॉर्मूले रटे रहें, ठीक है। मैंने एक साथ में सब कुछ बता दी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहले आपको पॉज करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है। पहला स्टेटमेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द सोर्स। देखो, सोर्स की पावर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लाइट फेंकेगी, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, समझ रहे हो, ज़्यादा पावर ज़्यादा इंटेंसिटी। और हमें मान के चलते हैं कि पावर या इंटेंसिटी बढ़ाने पर केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी या लैम्डा चेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है के मैक्स बाई, और ये क्या होता है HF माइनस फाइव, ये तो होता है E माइनस फाइव। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। फिर क्या रहा है, फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, बिल्कुल सही डिपेंड कर रहा है। आप इसको HF माइनस फाइव बाई भी लिख सकते हो, HC बाई लैम्डा माइनस फाइव बाई ई भी लिख सकते हो।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इनको दोनों चीज़ें लिख सकते हो। तो इस केस में आपके पास क्या हो गया बच्चों कि ये लैम्डा पे डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, डिपेंड्स ऑन लैम्डा। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका हो गया 4। बताओ जी कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, लो जी आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क फंक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर, एल्यूमिनियम गोल्ड का वर्क फंक्शन है 4.1 और 5.1। द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, तो हम एक बार पीछे चलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, तो हमने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, इसका जो स्लोप होता है h/e होता है। स्लोप क्योंकि h/e होता है, इसका मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप होगा वो दोनों का सेम होगा, तो आंसर हो जाएगा 1। काम खत्म, दोनों का रेशियो 1 होगा। बताओ जी कितना क्वेश्चन सिंपल, आंसर हो गया आपके पास 3 यानी कि 1। आगे चलते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है। अगर आप इंटेंसिटी डबल करोगे तो डबल फोटॉन्स गिरेंगे, डबल फोटॉन्स गिरेंगे तो करंट भी डबल हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी बताया था वो होता है HF-5/E, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल सही है। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करता। द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड लैम्डा होता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर हो गया ए और सी, इसका मतलब आंसर हो गया 1, आंसर हो गया 1। काम खत्म, चलो जी आगे चलते हैं। A metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V0। चलो भाई, अगर सेम को 2 लैम्डा से करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/4 हो गया। कह रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी। चलो जी हम क्या करते हैं, हमको पता है कि Vs होता है Kmax/E, ठीक है, तो EVS हो गया, Kmax होता है E-5। E को लिख दो hc/λ और 5 को लिख दो hc/λ0, जहाँ पे λ0 आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब आप बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से, अरे भाई बताया तो था यार, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो। मैंने कहा था कि E को hc/λ लिखते हैं, वो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो लैम्डा hc/5 से बड़ा छोटा होना चाहिए। लैम्डा इधर आ गया, लेस देन आ गया, लेस देन की तरफ आ गया, और इसी को λ0 बोलते हैं। तो मैं 5 को hc/λ0 बोल सकता हूँ भाई, बोल सकता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन गया आपके पास ये। चलो भाई, अब ये मेरे पास हो गया, अब ये हो गया Vs बराबर hc/λ माइनस hc/λ0। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 था, तो ठीक है भाई, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 था, ठीक है, hc कॉमन ले लो, ठीक है, लैम्डा कितना था, लैम्डा था, और लैम्डा थ्रेशोल्ड लैम्डा को λ0 लिख दो, या पूरा लिख दो hc/λ माइनस hc/λ0। और दोबारा क्या करना है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/4 हो गया, तो इसको V0/4 लिख दो, ठीक है। और ये तब हुआ जब आपने वेवलेंथ 2 लैम्डा की गिरा दी। अब मेरे को क्वेश्चन में V0 नहीं पूछा गया, मेरे को लैम्डा पूछा गया, तो एक काम करते हैं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना V0/4 को, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 hc/λ आ जाएगा बच्चों, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 hc/λ0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या हुआ, सारे hc का काम तमाम, ठीक है बच्चों। अब ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास ये इधर आ गया, तो 4/λ0 माइनस 1/λ0 कितना हो गया बच्चों, 3/λ0 इज इक्वल टू 2/λ माइनस 1/λ 1/λ आ गया। तो इसका मतलब आपके पास λ0 जो हो गया वो 3λ हो गया, तो λ0 आपके पास 3λ हो गया। लो जी कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से हो गया। चलते हैं आगे, बिल्कुल सही, हमारा आंसर 4 है, बिल्कुल सही है बच्चों, लोग ताली बजाओ, ठीक है बच्चों, हमारा आंसर 4 है, देख लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों क्वेश्चन करते रहने। द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर 2 मेटल सरफेस A एंड B, वर्क फंक्शन इतना 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 इज, ठीक है बच्चों। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो मुझे पता है भाई, E क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो hc/λ होती है, ये तो होती है 5 hc/λ होता है। तो मेरे से पूछ रखा है वर्क फंक्शन दे रखा है, तो थ्रेशोल्ड के द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स, ठीक है, तो हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स के बीच में ये बताना है। तो हम एक काम करते हैं,
तो वर्क फंक्शन होता है hc/λ होता है। अच्छा, अब इसमें देखो एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें वैल्यू दे रखी है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में दे रखी है। तो इसका मतलब hc की वैल्यू पहले में दे रखी 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इसका मतलब अगर आप लैम्डा नैनोमीटर में रखोगे तो नैनोमीटर कट गया, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है 1242। तो पहले वाले का हो गया बच्चों, पहले वाले का हो गया 1242/9, ठीक है बच्चों, और दूसरे वाले का हो गया 1242/4.5, और इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो नेचुरल सी बात है ये वैल्यू बड़ी है तो आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे। तो 1242 ले लिया आपने और ये हो गया आपके पास 1/4.5 माइनस 1/9, ठीक है बच्चों, 9 LCM आ गया। और ये मेरे पास आ गया 2 - 1 खत्म हो गया, तो ये हो गया 1242/9, ठीक है बच्चों। और इसकी वैल्यू आप देख लो, ये आ जाएगी आपके पास 9 1 9 और 34, 9 3 27, ठीक है। और जो भी होगा 13 के बाद एक डिजिट और आए तब भी देख लेते हैं 52, और 9 8 56, 9 8 72, जो भी हो जाएगा बच्चा, है ना। तो 130, 1242/9, एक 9 1 9 34, 9 3 27, बचा कितना बच्चों 72, 9 6 72, जो भी होता है पता नहीं मेरे को, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास कुछ, ठीक है। मेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि इसके आसपास कोई आंसर नहीं। चलो जी, तो हमारा आंसर जो आ गया वो 2 आ गया, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है K max बाई क्या होता है E - 5/E होता है, तो ये तो होता ही है। द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ द, बिल्कुल सही, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा फोटोन गिरेंगे, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल गलत। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये डिपेंड करती है, ये फ्रीक्वेंसी या लैम्डा पे डिपेंड करती है और ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। अगला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये गलत है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन वेव थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन करते। एक्चुअली वेव और इसमें अंतर क्या होता है, देखो बच्चों, वेव जैसे पार्टिकल नेचर एक क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब जैसे हम कहते हैं चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज ई के मल्टीपल में होता है। तो वेव एक नॉन क्वांटाइज चीज़ है। जैसे मैं बताऊं, जैसे पानी नदी में है तो वेव है, आप कितना भी पानी ले सकते हो, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 1.1 ग्राम 1.001 ग्राम। लेकिन अगर पानी की बॉटल्स में है तो वो क्वांटाइज्ड है। तो ऐसे ही पार्टिकल नेचर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट फोटोन की तरह बिहेव करती है। तो फोटोन की तरह बिहेव करेगी तो उसकी खास एनर्जी होगी, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वर्क फंक्शन 8 है और आप लाखों फोटोन 7 के गिरा दो तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। अगर वो पार्टिकल 5 से ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो हम पार्टिकल नेचर समझाते हैं, वेव नेचर से नहीं समझाते। तो आंसर हो गया कि मेरे पास A और B सही है, ठीक है बच्चों, A B सही है, ठीक है। तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटेरियल, बिल्कुल सही। द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस एज इंटेंस लाइट, बिल्कुल सही। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, बिल्कुल गलत। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो मैं गलती क्या कर रहा हूँ भाई, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3 बी ओनली। तो बी ओनली, अच्छा सॉरी मैं बिल्कुल सही हूँ, ये सही है। हाँ, ये गलत स्टेटमेंट है, मेरे पढ़ने में गलती है, क्योंकि ये सिंपल कह रहा है ओनली ऑन द वर्क फंक्शन, गलत कह रहा है, केवल वर्क फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता। देखो मास्टर से भी गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ओनली ऑन द वर्क फंक्शन गलत है, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, होती है भाई, गलती सबसे होती है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, समझ रहे हो आप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन, if two metals A or B are exposed to radiation of इतना 350 नैनोमीटर, the work functions of A and B are इतना, then choose the correct options। एक काम करते हैं, इसकी एनर्जी निकालते हैं 1240/350, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 1240/350। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, भाई साहब आप भी सवाल करते रहे, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं तो सिंपल इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँगा, 1240/350 मैं क्यों कैलकुलेट करूँ, ये लगभग 3.54 आती है।
अब एमिशन तभी हो सकता है जब E 5 से बड़ा हो। तो देखो बच्चों, ये 3.54 है, ये 2.2 से बड़ा है, 4.28 से छोटा है, मतलब ये इसको एमिट नहीं करा पाएगा, इसको एमिट करा देगा। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि एमिशन इसमें हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। तो आंसर होगा कि ओनली ए विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर हो गया 4। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आंसर 4 है, बिल्कुल 4 है। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, when the light of frequency 2f नॉट इज इंसिडेंट on the metal, the maximum velocity of photoelectrons is v1. When light of frequency incident is increased to 5f naught, the maximum velocity of the photons emitted will be v2. v2 और v1 का बताना है रिलेशन। तो बहुत सिंपल से बच्चों, मुझे पता है कि जो k max होता है, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वी मैक्स का स्क्वायर, वो e माइनस 5 होता है। e को लिख दो hf और 5 को लिख दो hf नॉट, जहाँ पर f नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन क्या है कि पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम v1 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 2f नॉट, और f नॉट तेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा h इंटू 2f नॉट माइनस f नॉट माइनस hf नॉट, तो ये हो गया hf नॉट। अगले में क्या हो गया बच्चों, हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कह रहा है कि हमने 5f नॉट गिरा दी, तो यहाँ पे f की जगह 5f नॉट लिख दो, तो ये हो गया 4hf नॉट। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया बच्चों, मेरे पास आ गया v1 बाय v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो दोनों को डिवाइड कर दिया, हाफ एम कट गया, इज इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगर 1/4 आ गया तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बच्चों, v1 बाय v2 कितना आ गया बच्चों 1/2, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आपका 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों, आंसर 1/2 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला छोटा सा लेक्चर था, और आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मज़े करिए और फॉर्मूले सारे याद रखिए। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते, क्वेश्चन आसान ही आते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कई क्वेश्चन तो बहुत ही फॉर्मूला बेस आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको होप सो अच्छा लगा होगा, और मेहनत करिए, पढ़ते रखिए। राधे राधे। ओके बच्चों, बाय।